नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह मुख्य खबर से, और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देंगे। दोस्तों, आज हम उस विषय पर समीक्षा करने जा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है और जो मिलावटी सामानों की बिक्री ज़ोर शोर से आप बाज़ारों में देखते हैं, और उस मिलावटी सामान को हम खाने को मजबूर है। दोस्तों, उस पर भी समीक्षा करेंगे। और समीक्षा करेंगे दोस्तों इंदिरा रसोई पर। आज हमने अलग से एक वीडियोज़ डाला है जो बादरा में 3 इंदिरा रसोई की शाखाएं हैं। दोस्तों, उन पर जाकर हमने तहकीकात की, निरीक्षण किया, क्या पाया, इसका क्या सच है। दोस्तों, इसको लेकर भी हम आज विस्तार से बात करने वाले हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आज लेते हैं। सबसे पहले डुंगराना में चल रहा लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन, जो दोस्तों आज भी बदस्तूर 40 दिन होने को आया है, अभी भी धरना प्रदर्शन ज्यों का त्यों है और किसानों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि कल वार्ता के लिए आने वाला था प्रशासन, लेकिन प्रशासन ने वार्ता कर ली हनुमानगढ़ में ही, और यहाँ धरनार्थियों को किसी प्रकार से वार्ता का न्योता नहीं दिया। बात अगर सुबह की करें तो बजरंग सहारण के पास बताया जा रहा है कि फ़ोन आया था कि हम पहुँचने वाले हैं सुबह 11 बजे करीब वार्ता में। उसके बाद में फ़ोन आया कि 4 बजे हम वार्ता के लिए आपके पास आएंगे। उसके बाद में 4 बजे भी जब वार्ता के लिए नहीं आए तो दोस्तों एक प्रकार से फ़ोन से जो वार्ता हुई, और उन्होंने जो वार्ता जिला कलेक्टर के पास अधिकारियों ने इस विषय को लेकर की, वो दोस्तों वार्ता एक प्रकार से फेल समझी जाए, क्योंकि बजरंग सहारण के नेतृत्व में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो फसल बीमा क्लेम को लेकर है। 2020 रबी की फसल और 2021 की खरीफ की फसल के बीमा क्लेम जो रुके हैं उसको लेकर है। और उस विषय पर हनुमानगढ़ में जो बैठक हुई उसमें कोई वार्ता नहीं हुई। दोस्तों, उसके ऊपर कोई मंथन नहीं हुआ, कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये वार्ता दोस्तों विफल रही। धरना प्रदर्शन अभी भी बदस्तूर जारी है। 3 लोगों को स्वास्थ्य खराब के चलते अस्पतालों में भर्ती करवाना पड़ा है, जो कि आमरण अनशन पर बैठे हैं। दोस्तों, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और भूख हड़ताल का भी आज 9वां दिन है। दोस्तों, लगातार जो धरना स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनकी तबीयत खराब हो रही है और संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि प्रशासन को इसके लेने के देने पड़े। दोस्तों, कहीं ना कहीं किसानों की मांग है, फसल बीमा क्लेम से जुड़ी हुई मांग है, इसको मानना जायज़ है और एकदम उचित है। दोस्तों, कहीं ना कहीं पहले भी इस प्रकार के धरना प्रदर्शन जो हुए हैं उसमें भी किसानों की बातें प्रशासन ने मांगी है। क्यों आखिर कंपनियां बीमा क्लेम को रोकती है, और दोस्तों क्यों किसी नेताओं को, किसी पार्टी को, किसी विपक्ष के हाथ में इस प्रकार की बागडोर सौंपती है, कमान सौंपती है कि वो इस प्रकार की खामियों को उजागर करे, और कोई नेता आगे आकर इस प्रकार से धरना प्रदर्शन करते हुए किसानों के साथ रोड रोके, रास्ता रोके और आमजन भी परेशान हो। लेकिन यहाँ दोस्तों पिछले 38 दिनों से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है डुंगराना में, उसमें ना तो रोड को रोका जा रहा है, ना किसी प्रकार से रोड को ब्लॉक किया जा रहा है, ना कोई आवागमन में किसी प्रकार की अड़चन पैदा की जा रही है, जबकि सड़क के किनारे ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। और यही कारण है कि सड़क के किनारे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है प्रशासन को इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि आमजन कहीं परेशान नहीं हो रहा। और रोड को ब्लॉक जैसे मलसीसर में किया था, अगर वैसा धरना प्रदर्शन चक्का जाम करते तो संभवतः अब तक वार्ता भी हो गई होती और धरना भी सफलतापूर्वक उठ गया होता और किसानों की मांगें मान ली गई होती और किसानों को जो रुका हुआ फसल बीमा क्लेम है वो मिल गया होता। तो कैसी विडंबना है दोस्तों हमारे देश में कि जब तक प्रोटेस्ट आप नहीं करेंगे और जब तक आप सरकार को परेशान नहीं करेंगे, आमजन के लिए परेशानियां पैदा नहीं करेंगे, तब तक आपको अपना हक मिलने वाला नहीं है। तो इस व्यवस्थाओं को बदलना होगा दोस्तों। वो
समय था जब सत्याग्रह इस देश में होते थे, भूख हड़ताल भी होती थी, उसमें प्रदर्शन भी होते थे, रैलियां भी होती थी, उग्र प्रदर्शन नहीं होते थे, बसें नहीं फूंकी जाती थी, किसी प्रकार की सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। अब यहाँ जो धरने प्रदर्शन होते हैं दोस्तों, अभी हमारे अगर बादरा की ले तो दशकों से जो धरने प्रदर्शन हुए उसमें कतई किसी सरकारी संपत्ति को, किसी प्राइवेट संपत्ति को, वाहनों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। तो ये एक अच्छी बात है, गनीमत है कि देश की संपदाओं को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। लेकिन दोस्तों प्रशासन को, देश को, सरकार को वार्ता करने के लिए आगे आना चाहिए और जो किसानों का हक है वो उन्हें हक मिलना चाहिए। दोस्तों हमारी नज़रें धरना प्रदर्शन पर लगी रहेगी कि कब अब जाकर वार्ता होगी। और दोस्तों आज हम बात करेंगे खाली उस विषय पर जिस विषय को हमने आपको बताया था, चाहे वो स्वास्थ्य के साथ हमारे खिलवाड़ करते इन मिलावटियों का विषय हो या फिर इंदिरा रसोई का विषय हो। स्वास्थ्य विभाग एक प्रकार से आम जन के साथ दोस्तों भद्दा मजाक करता हुआ प्रतीत हो रहा है। मिलावटियों के विरुद्ध कार्रवाई का ढोंग किया जाता है, लेकिन यहाँ ना कोई हमारे जिला स्तर पर कोई इस प्रकार की उच्च लैब है जिस लैब में आज सैंपल दिया और कल या परसों उसकी रिपोर्ट आ गई हो, ताकि कार्रवाई जो है जिन लोगों के पास से सैंपल लिए जाते हैं मिलावटियों के पास से, उन मिलावटियों में खौफ पैदा हो। क्योंकि अगर आज सैंपल आपने भरा है और कल या परसों उसकी जांच आ जाती है, तो अगर वो जांच उसकी सही नहीं हुई, अमानक सामग्री पाई गई, तो दोस्तों उन पर आप कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करेंगे तो खौफ होगा, मिलावटियों को 100 बार सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। और दीपावली के समय भी और होली के समय भी दोस्तों आपने देखा होगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाता है और हर बार चलाया जाता है, लेकिन ये महज दिखावा बनकर रह गया है, एक मजाक बनकर रह गया है। दीपावली के समय की मैं बात करूं, आंकड़े आपको बताऊं तो सितंबर व अक्टूबर 2 माह में 41 सैंपल लिए गए दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में, और इन 41 सैंपल में मात्र 3 की रिपोर्ट आई है, मात्र 3 की। 38 की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। और इन सभी सैंपल के जो पदार्थ थे, जिनके सैंपल लिए गए थे, वो लोगों ने खा लिए, हजम भी हो गए। जिनको नुकसान होना था वो उनको नुकसान हो भी गया होगा, और जिनको फ़ायदा होना था उनको फ़ायदा भी हो गया होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं हमारी। 10 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक 38 सैंपल लिए गए थे जांच के लिए। इनमें किसी की भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। तो दीपावली के समय जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई का आमजन को क्या फ़ायदा हुआ दोस्तों, सोचकर देखिएगा। ऐसे अधिकारियों का दोस्तों कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं तो धरातल की बात करें तो हर मिलावटियों के साथ इनकी कमीशनखोरी उजागर है, इनकी जो मंथली सिस्टम है वो उजागर है। और दोस्तों किसी भी दुकानदार से आप स्टिंग करके देखिएगा, आप उस दुकानदार को पूछ के देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। जो मिलावटी हैं उनसे आप किसी भी प्रकार से अगर आप पूछना चाहें तो आपको पता लग जाएगा कि स्वास्थ्य विभाग क्यों इनके ऊपर सख्ताई के साथ कार्रवाई नहीं करना चाहता। और इसके अलावा तेल हो, मावा हो, मिठाई हो, दूध हो, घी हो, पनीर हो, क्रीम हो, किसी प्रकार की खाद्य पदार्थ की चीज़ हो दोस्तों, इन सब पर दिखावट के तौर पर कार्रवाई होती है। मिलावटियों के विरुद्ध सशक्त एक्शन नहीं लिया जाता है। जनवरी से अक्टूबर तक की बात करें, जनवरी से अक्टूबर तो 323 सैंपल दोस्तों हनुमानगढ़ ज़िले में लिए गए, और जांच रिपोर्ट अब तक इनकी आई है 285 की, जिनमें 71 सब स्टैंडर्ड के पाए गए, 16 मिस ब्रांड के पाए गए, और दोस्तों 2 अनसेफ भी पाए गए, 89 अमानक पाए गए। अब इनके ऊपर कैसे कार्रवाई हो, किस प्रकार से कार्रवाई हो, विभाग द्वारा दोस्तों भारी लापरवाही, ढीला मस्ती इसमें बार बार बरती जा रही है। 2022 में विभिन्न मामलों में एसडीएम कोर्ट में मामले अनेकों विचाराधीन है दोस्तों। 6,70,000 रुपये का जुर्माना कोर्ट द्वारा
मिलावटियों को लगा चुके हैं अब तक, लेकिन 53 मामले अभी भी लंबित है। ऐसी बात नहीं है कुछ कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई दोस्तों मात्र दिखावट के तौर पर की जाती है। और अगर बात करें CMHO की, जो कि हमारे हनुमानगढ़ जिले में बैठते हैं, डॉक्टर नवनीत शर्मा ने इस ढिलाई को लेकर एक पत्र लिखा है सरकार को। और इसमें जो बीकानेर लैब में जांच के लिए सैंपल के नमूने भेजे जाते हैं वो महीनों तक नहीं आते हैं दोस्तों। इस परिस्थितियों में प्रशासन क्या करे? प्रशासन की भी हमने बात इसलिए बताई है कि प्रशासन मांग करेगा तभी तो कोई सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवाएगी। और सरकार इतनी ढीली ढाली व्यवस्था है कि विभाग बना दिए जाते हैं, लेकिन उन विभाग का संचालन कैसे हो, इन विभाग की कार्यशैली क्या है और कार्यशैली किन बिंदुओं पर, किन पॉइंटों पर, किन मुद्दों पर टिकी है दोस्तों, इन चीज़ों की कोई ज्ञान गिनती नहीं है, कोई सर्वे इस प्रकार का नहीं होता और एक्शन कार्रवाई जो है वो कतई नहीं होती दोस्तों। बेकार के विभाग बना दिए गए हैं। होना ये चाहिए दोस्तों, हर जिला स्तर पर इस प्रकार की लैब स्थापित हो जो मिलावटियों के द्वारा, मिलावटियों की दुकानों से, संस्थानों से लिए गए सैंपल की जांच करने में एकदम कारगर सिद्ध होती हो। तो हर जिला स्तर पर इस लैब की मांग की जानी चाहिए, विपक्ष को भी और सभी लोगों को भी करनी चाहिए दोस्तों। अब इसका निर्णय आप पर छोड़ते हैं दोस्तों। ऐसे विभाग की क्या जवाबदारी है और कितने बड़े सवालिया निशान है और इनका क्या होना चाहिए और क्या ये विभाग सही तरीके से काम कर रहे हैं? क्या इसी प्रकार से इनको काम करना चाहिए? क्या जिला स्तर पर कोई लैब नहीं होनी चाहिए? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब का जिम्मा भी हम आप पर छोड़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इंदिरा रसोई योजना, जो कि राजस्थान में प्रदेश में 20 अगस्त को प्रारंभ हुई थी और दोस्तों 24 अक्टूबर तक, दीपावली से एक दिन पहले की बात करें तो लगभग 66 दिनों के आंकड़े सरकार ने इसके एक प्रकार से जारी किए। और ये आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो कि करोड़ों रुपए लगाकर बैठे हैं, उनमें इतनी ज़बरदस्त भीड़ होती है और कहाँ कहाँ से लोग चलकर इन जो होटल है, रेस्टोरेंट है, इनमें भोजन खाने के लिए आते हैं। और इनकी जो सेल होती है और वो किस प्रकार से होती है, कितनी होती है, इनके मुकाबले इंदिरा रसोई की सेल हो रही है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं, आपको डिटेल से बताएंगे। पूरे प्रदेश में हनुमानगढ़ जिला नंबर 2 पर आया है इंदिरा रसोई परियोजना के योजना के तहत। जब 66 दिनों के जो आंकड़े जारी हुए, उन आंकड़ों की बताएं तो हनुमानगढ़ जिले में मात्र 66 दिनों में 2 महीने में 10,35,776 लोगों ने भोजन किया है दोस्तों। 10 लाख लोगों ने इंदिरा रसोई में भोजन किया। इसकी हकीकत अगर आपको देखनी है तो हमने बादरा क्षेत्र में एक वीडियोस बनाया है इन इंदिरा रसोई की निरीक्षण करते हुए दोस्तों, इनकी छानबीन करते हुए, आसपास के दुकानदारों से भी बात करते हुए वीडियोस बनाए हैं। ज़रूर देखिएगा। इन इंदिरा रसोई में खाने के लिए ना ही कोई भीड़ लगती है, ना ही किसी प्रकार की व्यवस्था ज़रूर दिखाई जाती है, क्योंकि उनको सरकार के 17 रुपये उठाने होते हैं। और जो भोजन करने के लिए आएगा गरीब, अर्थात सरकार की योजना ये थी कि कोई भी प्रदेश में भूखा ना सोए। मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं खामियां हैं। जिन लोगों को इंदिरा रसोई उन शहरों में अलाटमेंट की जाती है, उनको दी जाती है, उनके नाम पर छोड़ी जाती है, वो दोस्तों सरकारी नुमाइंदे ही हैं। और उनके तहत आगे जो दी जाती है वो आगे ठेके पर देते हैं। तो इस प्रकार से ठेका प्रस्ताव में आगे देने, आखिर इसमें कितना लाभ हो रहा है दोस्तों, हम आपको बताएं तो बादरा क्षेत्र को ही लेकर हम आपको बताते हैं। बादरा में मात्र 66 दिनों में 2,04,109 लोगों ने खाना खाया। बादरा में 2,04,109 लोगों ने खाना खाया मात्र 66 दिनों में, अर्थात 2 माह में।
और इनका अगर दोस्तों 8 रुपये इनसे लिए जाते हैं, इनको कूपन दिया जाता है और इनके नंबर लिए जाते हैं, नाम लिया जाता है, जिसको कंप्यूटर में चढ़ाया जाता है। आप देखिएगा, सिर्फ एक संचालक है, मैनेजर मानिए या उनको आप मैनेजमेंट का मानिए, आपको बैठा मिलेगा। हम आज इंदिरा रसोइयों पर गए तो हमें पता भी लगा, वही कंप्यूटर में चढ़ाता है, वही कंप्यूटर में कूपन काटता है, वही पैसे काटता है और वही सारी व्यवस्थाएं करता है। 2 से लेकर 3 लोगों का खाना बनाने का स्टाफ रखा हुआ है। तो इसके बाद में हम आते हैं 8 रुपये के हिसाब से 2,04,109 लोगों का अगर आप इनकी कितने रुपए होते हैं अगर फैलाए आप देखें तो 16,32,872 रुपये बनते हैं। 8 रुपये के हिसाब से 2,04,109 लोगों के। सरकार से मिलते हैं 17 रुपये और 8 रुपये दिए जाते हैं, अर्थात एक थाली भोजन के कितने रुपए होते हैं? लगभग 25 रुपये। 17 और 8 25 रुपये। अगर 25 रुपये से 2,04,109 को गुणा करें तो दोस्तों ये संख्या होती है 51,02,725 रुपये, अर्थात इतने रुपए हो गए। अगर सरकार से कितने रुपए उठे हैं भादरा के लिए दोस्तों, इसका आंकलन करें तो सरकार से उठे हैं 34,69,853 रुपया। 17 रुपये के हिसाब से 2,04,109 लोगों के तो सरकार से उठ चुके हैं। और 3 ब्रांचें हैं। हिसार बस स्टैंड पर इंदिरा रसोई की ब्रांच है और सावा बस स्टैंड पर गांधी पार्क के सामने ठीक एक गली में हमने भी काफ़ी मशक्क़त के बाद ढूंढकर इस ब्रांच को देखा और एक कॉर्नर के ऊपर एक छोटी सी जगह में ये चल रही थी जहां मात्र 5 मेज़ें लगी थी और उन 5 मेज़ों पर जो है व्यवस्था थी, स्टाफ था, 4 का स्टाफ बताया जा रहा था यहाँ, लेकिन कोई भी लोग हमें खाना खाते हुए यहाँ नहीं मिला। 12 बजे ठीक हम भोजन के वक्त पहुँचे थे और जो विवेकानंद एरिया में एक बहुत बड़ा आलीशान जैसा होटल सा बनाया हुआ है, अच्छी व्यवस्थाएं थी, लेकिन भोजन खाने वाले वहाँ नहीं थे। जब वहाँ जो मुख्य मैनेजमेंट करता बैठे थे उनसे पूछा कि कितने लोग खाना खाने के लिए आते हैं तो उन्होंने कहा 30 से 40 लोग रोज़ाना खाना खाने के लिए आते हैं। आप गौर कीजिएगा, 30 से 40 लोग वो बता रहे हैं, क्योंकि उनके संचालकों ने बताया नहीं कि आपको क्या बताना है अगर कोई मीडिया कर्मी आपसे पूछने के लिए आ जाए तो, क्योंकि इससे पता लगता है कि ऊपर तक अधिकारियों के साथ साठ गांठ मिली भगती इसमें ज़रूर है। मोबाइल नंबर दिए जाते हैं और अगर बात करें जांच की तो दोस्तों इसमें ऐसे मोबाइल नंबर भी मिलेंगे जिन लोगों को पता ही नहीं कि उनके मोबाइल कहाँ नंबर यूज़ किए जा रहे हैं और वो दोनों टाइम का भोजन कर रहे हैं वहाँ इंदिरा रसोई में 8 रुपये देकर। और 8 रुपये देकर इसलिए क्योंकि 8 रुपये के बदले 17 रुपये सरकार उनको वापस कर रही है। और अगर ओरिजिनल 8 रुपये देकर जो 10, 20, 30 लोग आ रहे हैं दोस्तों, उनसे तो 8 रुपये लिए ही जाते हैं, भोजन उनका उतना ही लग ही रहा है, लेकिन कागज़ों में सब कुछ, अर्थात लगता कुछ नहीं, कागज़ों में, आंकड़ों में ये आंकड़े आप फिट कर देते हैं तो आपको 34 लाख रुपए 2 महीने में भादरा आ गए, अर्थात 1 महीने में 17 लाख रुपए। किसी रेस्टोरेंट की भी कमाई इस प्रकार से नहीं होगी दोस्तों, जो इंदिरा गांधी रसोई की जो हम इनकम बता रहे हैं, इस प्रकार की व्यवस्था हम बता रहे हैं। और जो वसुंधरा राजे सिंधिया के टाइम में जो योजनाएं ये चल रही थी दोस्तों, उसकी बात करें 5 रुपए में थाली की, तो वो एक गाड़ी में सारी व्यवस्थाएं थी और गाड़ियां खड़ी होती थी मार्केट में जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां, और वहाँ दोस्तों बहुत से लोग ऐसे मिल जाते थे, गरीब और मजदूर, राहीगीर, ज़रूरतमंद, वो वहाँ भोजन करते हुए हमेशा से देखे गए हैं। 2, 4, 5, 7, 10 रेडी के उस गाड़ी के इर्द गिर्द खड़े हुए लोग मिलते भी थे, लेकिन यहाँ लोग नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन आसपास के दुकानदारों से जब हमने पूछा, ऐसा वीडियोज़ में है, आप ज़रूर देखिएगा, कंप्लीट कवरेज हमने की थी, तो उन दुकानदारों ने भी बताया कि हाँ
20, 30, 40, 50 लोग आते हैं। और कुछ एक ने जब उनको कहा गया, बता दिया गया पहले से ही संचालकों द्वारा, तो 150 तक की संख्या बताई। और ठीक उनके सामने जो दुकानदार है उनसे पूछा गया, जो कि दिन भर वहीं रहते हैं, तो उन्होंने बताया 10, 20, 30 लोग आते हैं यहाँ खाना खाने के लिए। तो आप बताइए कैसे इस योजना में जो ज़रूरतमंद है और सही लोग हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसका जो फ़ायदा सरकार की जो योजना जिस उद्देश्य के लिए चलाई गई थी, उस उद्देश्य को साकार करने में सरकार का जो है ये योगदान इसका माना जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार की खामियां हमने देखी। और लगभग इसका समय मैं बताऊं तो खाना खाने के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम को 5 बजे से शाम को 8 बजे तक रोज़ाना रहते हैं। और बादरा की बात करें जो 2,04,109 लोग दोस्तों 2 महीने में आए। अगर रोज़ाना की करें तो 3,000 लोग होते हैं रोज़ाना, 3,000 लोग। अगर तीनों को 1,000 लोग डिवाइड करते तो 1,000 लोगों के लिए क्या ये व्यवस्था एक आदमी संभाल सकता है? और जो 4-5 मेज़ें लगाकर उनको खाना खिलाने की व्यवस्था है, क्या वहाँ मुमकिन है? दोस्तों, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है और जांच का विषय है। इसमें जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती, विभाग द्वारा कार्रवाई भी होती है। पीलीबंगा में एक इसी प्रकार से इंदिरा गांधी रसोई का संचालन कर रहे लोगों पर 52,000 का जुर्माना लगाया गया। अगर एक मोबाइल नंबर आप गलत मोबाइल में एंट्री करते हैं कंप्यूटर में, जिसका आप 17 रुपये उठाने का प्रयास कर रहे हैं, तो 500 रुपये का जुर्माना लगता है इसमें मिनिमम। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन खाना पूर्ति की जाती है दोस्तों, क्योंकि ये इतना रुपया मैंने आपको बताया वो ज़बरदस्त तरीके से उठ रहा है। और एक महीने 2 महीने में, अगर 2 महीने की बात करें तो 34 लाख रुपया एक शहर में उठ रहा है। तो कितने इस प्रकार से शहरों में, राजस्थान में दोस्तों ये व्यवस्थाएं हैं। हनुमानगढ़ जिले में तो 10,35,776 लोग दिखाए गए हैं दोस्तों, कहीं 5 गुना ज़्यादा, बादरा से 5 गुना ज़्यादा। 138.12% सफलता, 100% से भी ऊपर दोस्तों। जो उद्देश्य था उससे भी कहीं ज़्यादा। और रावतसर की बात करें तो नंबर 2 104%, उससे भी ज़्यादा। और बादरा का प्रतिशत देखें तो 83.60% ये होता है जो उद्देश्य था इसका, इसको लेकर। तो दोस्तों, इस प्रकार की गफलत, इस प्रकार की लापरवाहियों की संभावनाएं इंदिरा रसोई योजना में दिखाई दे रही है। इसकी जांच की आवश्यकता है। और जब धरातल पर रिपोर्ट आप देखेंगे, जो हमने साफ संदेश भारत के न्यूज़ चैनल पर भी डाली है और फेसबुक पेज पर भी डाली है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये योजना का सच क्या है। और इसके अलावा दोस्तों, आज हम बात करें 28 अक्टूबर को, तो 1913 को जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा की आज के दिन स्थापना हुई। और आज मंडियों का भाव आपको बताएं तो नौहर से शुरुआत करते हैं। नरमा 8,270 रुपये प्रति कुंटल, कपास 8300, मोट 5664, ग्वार के भाव 4493, गेहूँ 2473, जबकि बाजरी के भाव रहे 1909 रुपये। बाजरा के भाव में भी तेज़ी आ रही है। और अरंडी 6,955, मूंग 7,000, चना 4,525, सरसों के भाव 64 और मूंगफली के भाव 5,830 रुपये प्रति कुंटल। श्रीगंगानगर मंडी में नरमा 8432, गेहूं के भाव 2411 और सरसों 6300, गुआर 4500, मूंग 6900 और बाजरा बिका है 1970 रुपये प्रति कुंटल। इसके अलावा रावतसर मंडी में सरसों 6362, नरमा दोस्तों 8562, चना 4660, गेहूँ 2435, बाजरा 1851, मोट के भाव 5651 रुपये प्रति कुंटल। संगरिया मंडी में नरमा 8310, पीलीबंगा मंडी में नरमा 8274, एलनाबाद मंडी में नरमा 8389, सरसों 6111, चना 4608, गुआर के भाव 4500, बाजरा के भाव 1816, मूंग के भाव 6800, गेहूँ 2361, जबकि आज की अंतिम मंडी आदमपुर मंडी में नरमा 8573, कपास 8300 और
ग्वार के भाव 4592, जबकि सरसों 6320 रुपये प्रति क्विंटल बिकी है। और मौसम का मिजाज बताएं तो 28 अक्टूबर को आज 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम दिन में रहा दोस्तों। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली और 12 से 14% तक बादल आसमान में छाए रहे। देर शाम को भी 26 से 31 डिग्री टेम्परेचर और 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और 20 से 25% बादल आसमान में छाए रहेंगे। 29 अक्टूबर को कल के लिए मौसम का मिजाज आपको बताए तो 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को, 26 से 30 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को, जबकि 0% से 10% तक बादल आसमान में छाए रहेंगे और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं दिन भर और रात्रि को चलती रहेगी। इसी प्रकार से दोस्तों रात्रि को भी 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर देर शाम तक रहने की संभावनाएं हैं। बरसात की कोई संभावनाएं अभी 2-4 दिनों में दिखाई नहीं देती। मौसम विभाग की ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं है। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।